आज हम रजिस्ट्रेशन सीएमए के मॉड्यूल में से खत्म कर देंगे मोस्टली. लेट अस सी. स्टडी नोट 5 रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी. हमने ये चैप्टर के अंदर सेक्शन 22, 23, 24, 25, इवन 26 एंड 27 इतने सेक्शन पढ़े. बाकी का जो भी होगा वो आज खत्म करेंगे. ये हमने शुरू में डिस्कस किया था व्हाट इज रजिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द इंट्रोडक्शन सेशन. फिर ये एडवांटेजेस भी हमने पढ़ लिए रजिस्ट्रेशन के. अब हम आगे पढ़ रहे हैं उसका एक्सेप्शन ऑफ वन रजिस्ट्रेशन फॉर वन स्टेट. जब सेम स्टेट में आपसे आपके एक से ज्यादा यूनिट हो तो आप उनके बीच में एक सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं. एंड वन एज ए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर. ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर भी है. पूरे देश में 15-20 ब्रांचेज है आपकी, बट इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को हर एक ब्रांच के लिए रजिस्टर्ड कराने की जरूरत नहीं है. वो पूरे देश में कोई एक जगह ही रजिस्टर्ड होगा. अब एक एग्जाम्पल देखते हैं. ये एग्जाम्पल नंबर 1 वहां से शुरू करते हैं. ये शायद किया कि नहीं आप, हमने देखते हैं. एप्पल मैन्युफैक्चरर्स कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन्स एंड फोन्स, म्यूजिक प्लेयर एंड मोर. So management at Apple can divide the overall company performance into smaller segments. Yes, ये हमने पढ़ा है. I think ये example we have taken. ठीक है. तो आप है ना, एप्पल कंपनी क्या करती है, अपने अलग अलग बिजनेस सेगमेंट के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन कराती है. जैसे कि लैपटॉप के लिए अलग, कंप्यूटर्स के लिए अलग, टैबलेट्स के लिए अलग, फोन के लिए अलग, हेडफोन के लिए अलग, फिर म्यूजिक प्लेयर के लिए अलग, फिर एंड मोर मीन्स दूसरे जो भी होंगे उनके लिए अलग. तो ये हर एक के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन आप करा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. फिर सेक्शन 22 तो हमने पढ़ लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर. जॉब वर्कर का भी देख लिया है. वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के फायदे भी देख लिए हैं. आई थिंक इधर कुछ है नहीं, बट लेट वी चेक. उन्होंने कुछ यहाँ लिखा है कि भाई फॉलोइंग पैराग्राफ इंसर्टेड विथ अमेंडमेंट एक्ट. जीएसटी अमेंडमेंट एक्ट आया था 2018 में. ये 2019 में भी आया, अभी 2020 में भी आ गया. तो 2018 की बात है. Provided further that government may, at the request of the special category state and on the recommendation of council, enhance the aggregate turnover referred to in first proviso of 10 lakh rupees to such amount not exceeding 20 lakh rupees. ठीक है, बहुत काम का नहीं है. वो लोग है ना, ये लिमिट बढ़ा सकते हैं. 10 लाख की जगह 20 लाख. वो नहीं, एक जगह था आपको मिनिमम 10 लाख, तो वो 10 लाख की जगह 20 लाख कर सकते हैं. एक प्रोविजो डाला हुआ है. ओके, आगे देखते हैं. However, the objective to amend the section number 22 of the act is to enhance the exemption limit. है ना, exemption limit बढ़ाने का पर्पस है. ऑब्जेक्टिव क्या है? exemption limit बढ़ाने का पर्पस है कि भाई अभी जो exemption limit पहले 10 लाख का था उसका 20 लाख करने का पर्पस है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. चलो, द एग्रीगेट टर्नओवर, ये कंसेप्ट हमने पढ़ लिया ऑलरेडी. ये चार चीजें आती है. एक है एक्सपोर्ट वाला, दूसरा है एग्जम्प्ट वाला. एग्जम्प्ट इंक्लूड्स नील रेट एंड नॉन टैक्सेबल. फिर इंटरस्टेट taxable, interstate taxable supply but having same pan, and supply on account on behalf of the principal, means principal to agent वाला concept भी इधर आ जाएगा. वो ना, मेरे को एक चीज दिखानी है इधर. सब लोग देखो तो. अगर आप एग्रीगेट टर्नओवर की बात करते हैं, एग्रीगेट टर्नओवर की, तो मेरे हिसाब से एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर ये वर्ड इतना बड़ा है. ये एग्रीगेट टर्नओवर शब्द के अंदर एक टैक्सेबल सप्लाई आ जाता है, दूसरा आ जाता है एग्जम्प्ट सप्लाई.
ये एग्जाम सप्लाई में ही नील रेटेड आ जाता है एंड आ जाता है नॉन टैक्सेबल। एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन बड़ी है। फिर तीसरा आ जाता है एक्सपोर्ट। आइडियली देखे तो एक टैक्सेबल आया, अब मैं ना शब्दों को ठीक करता हूं। टैक्सेबल आया, एग्जाम्ड आया, नील रेटेड आया, नॉन टैक्सेबल आया, एक्सपोर्ट आया, ठीक है। फिर क्या आया? वन स्टेट टू अनदर, as deemed distinct. That is same पान। अगर सेम पान है एंड आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हो सेम पान वाला, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स भेज रहे हो तो वो। एंड लास्ट नंबर आता है, फिफ्थ नंबर, टर्नओवर एज एन एजेंट। सो आइडियली बाकी क्या रहा? अगर ये सब चीजें आ गई तो व्हाट इज देयर पेंडिंग, है ना। मोस्टली सब चीजें आ जाता है, कुछ बाकी नहीं रहता है, आप समझ लो, है ना। एवरीथिंग इज कवर्ड, नॉन टैक्सेबल, एग्जाम्ड, एवरीथिंग। अब ये चीज का एक फोटो मैं भेज देता हूं अभी आपको। तो एग्रीगेट टर्नओवर में ये सब आता है। सिर्फ क्या नहीं आता है, एक ही चीज नहीं आती है, जीएसटी, है ना। जो अलग अलग टाइप के जीएसटी है वो नहीं आते हैं। तो मैं ये इसका फोटो आपको भेज देता हूँ। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। जीएसटी नहीं आता है, चलो और कुछ। लेट अस सी, स्क्रीन पे देखें। रिवर्स चार्ज नहीं आता है, ये हम भूल गए। इसका एक प्रोविजो था कि रिवर्स चार्ज वाला सप्लाई नहीं आएगा, तो सही बात है, ये नहीं आएगा। फिर आगे देखते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस दिन मैंने पढ़ा दिए थे, तो अभी मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। आज मैं क्या करूंगा कि अभी हमारे चैप्टर में जो पढ़ना बाकी है वो पहले पेज से देख लेंगे कि क्या क्या बाकी है, एंड वी आर गोइंग अहेड। एग्जाम्पल 2 देख लिया था, 3 देख लिया था, 4 हो गया था, 5th हो गया था। सेक्शन 22, 22, 22 किसको बोलते हैं? तो भाई जिनका टर्नओवर, सॉरी, कुछ क्राइटेरिया है रजिस्ट्रेशन के, वो इधर 22 नंबर के सेक्शन में दिए हैं कि भाई किन किन को रजिस्ट्रेशन कराना है, वो लिखा है। सेक्शन 22 इज द फर्स्ट सेक्शन, जिसमें वो 22(1) में टर्नओवर लिमिट है। 3 स्लॉट्स हमको मालूम है। पहला स्लॉट कौन सा था? MTM नागालैंड, है ना, 10 लाख का। फिर दूसरा 20 लाख क्या था? MAT मैट। फिर क्या था? मैट के बाद क्या था? सुप, है ना। ये लोगों को भी क्या है, 20 लाख का है लिमिट, गुड्स और सर्विस और बोथ का। बट तीसरा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, HAJ, हज, एंड उसके बाद ऑल अदर, जितने भी बाकी है वो। और वो जो ऑल अदर है उसके अंदर सब आ जाते हैं, और उसमें लिमिट ऐसी है, एक्सक्लूसिवली गुड्स है तो 40 लाख, एक्सक्लूसिवली सर्विस है तो 20 लाख, एंड गुड्स एंड सर्विस दोनों है तो विच एवर इज लोअर, दैट इज 20 लाख। फिर गोइंग कंसर्न है, अमालगमेशन मर्जर है, वो हमने देखा है अच्छे से। फिर आगे देखे 23, 23 में क्या है? कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, सॉरी, नॉट लायबल टू टैक्स वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले तो कौन है? दोज हु आर एंगेज इन द गुड्स और सर्विस, engage exclusively in the business of goods or service which they are not liable to tax। ठीक है, आप किसका सप्लाई करते हो? सप्लाइंग द गुड्स और सर्विस और बोथ, जो कैसे है? नॉट लायबल टू टैक्स है, या फिर होली एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स है। ठीक है, एंड इसके अलावा आपको नोटिफिकेशन थ्रू आइटम्स कही गई थी, ये रही देखो, एट द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल,
तो ये नोटिफिकेशन वाली आइटम है, और नोटिफिकेशन में लगभग 6 से 8 आइटम है, वो मैंने डिटेल में देखी थी, जो आपको सीएमए के मॉड्यूल में नहीं दी है। फिर 24 हमने देखा था कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन, उसमें इंटर स्टेट, अभी यहाँ है ना लिस्ट लिखा है, ये 1 से 10 11 आइटम, एंड फिर सब वन बाय वन एक्सप्लेन की है। जैसे कि पर्सन मेकिंग एनी इंटर स्टेट सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई करेगा तो जीएसटी में उसको रजिस्ट्रेशन कराना ही पड़ेगा कंपलसरी, बट उसके दो एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन क्या है कि अगर वो सर्विसेज में डील कर रहा है और सर्विसेज 20 लाख से कम है तो। एंड दूसरा एक्सेप्शन क्या है कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेच रहे हो एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो भी दूसरे स्टेट में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। इवन रेगुलर इंटर स्टेट हैंडीक्राफ्ट का कर रहे हो और आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस नहीं हो रहा तो भी नहीं। फिर एग्जाम्पल देखा था 6-7, ओके। फिर इंटरस्टेट सप्लाई सर्विसेज एग्जम्प्टेड, ये अभी मैंने बोल दिया। फिर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है, बट आपको मालूम है उसमें भी एक लिमिट है, सॉरी उसमें भी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या था? तो वो एक्सेप्शन था आपका हैंडीक्राफ्ट गुड्स का एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, बट टर्नओवर आपका 20 लाख से कम होना चाहिए। चलो फिर यस, अब यहाँ है ना एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन बताए, मीन्स कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को क्या प्रोसीजर है, तो एटलीस्ट 5 डेज प्रायर उसको क्या करना है, दे हैव टू ऑब्टेन जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले लेना है 5 दिन से पहले, ठीक है। फिर कौन सा फॉर्म भरना है, कैन यूज द नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म आप यूज कर सकते हो। नॉर्मल फॉर्म कौन सा है? REG 01 पहला फॉर्म, विच इज यूज बाय अदर टैक्सेबल पर्सन, ठीक है। बट बिफोर अप्लाइंग रजिस्ट्रेशन आपको क्या करना है, टैक्स भर देना है ऑन एस्टिमेटेड बेसिस। तो देखो आप उसके लिए क्या करोगे, सबसे पहले पान बताओगे, फिर मोबाइल नंबर दोगे, फिर ईमेल आईडी दोगे, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी का कोड लिखोगे। इसके बेस पे वो लोग है ना आपको चेक कर लेंगे, और चेक करने के बाद आपसे दे आर अलाउइंग यू टू मेक अ पेमेंट। तो ये पार्ट ए था REG 01 का, ठीक है। यहाँ से आप है ना आप जेन्युइन हो कि नहीं, वो चेक, ऑथेंटिसिटी चेक बोलते हैं उसको, ये चेक हो जाता है। फिर क्या होता है, पान वैलिडेट करते हैं। पान कैसे वैलिडेट करेंगे? इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाके। फिर आपका मोबाइल नंबर कैसे वैलिडेट करेंगे? OTP देके। मेल कैसे वेरीफाई करेंगे? OTP देके। देखो ये सब कुछ। एंड आपका कोड कैसे बताएंगे? तो आप जो एड्रेस डालोगे वो एड्रेस के हिसाब से आप वो एरिया में पिन नंबर होता है ना आपका 3900 समथिंग, तो वो पिन नंबर से आपका एड्रेस भी चेक होता है कि आप परफेक्ट जो एड्रेस अप्लाई कर रहे हो वो परफेक्ट है कि नहीं। तो ये सब चीजें उन्होंने बताई, पान का वेरिफिकेशन, फिर मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन, सब कुछ इधर दिया है उधर। फिर मेन पॉइंट है एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको एडवांस पेमेंट कर देना है। तो इसको एडवांस डिपॉजिट भी बोलते हैं, एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स, बट आइडियली इट इज एडवांस पेमेंट। कितना? तो इट इज इक्विवेलेंट टू, कितना एडवांस पेमेंट करना है? तो एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी आपको ढूंढनी है, ठीक है। अब ये सर ये एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी कैसे आएगी? तो बड़ा सिंपल है। सपोज मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूँ, 10 दिनों के बाद सपोज सॉरी 10 दिनों तक दूसरे स्टेट में जाके बिजनेस करने वाला हूँ, तो कैसे मालूम पड़ेगा या कितना है वो सब? तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको है ना प्रिडिक्ट करना है कि 10 दिन आप स्टॉल लगाओगे तो कितने का बेचोगे, गुड्स कितने का बेचोगे, एक प्रिडिक्शन कर लो। सपोज आप 5 लाख का गुड्स बेचोगे 10 दिन में। अब वो 5 लाख पे वो गुड्स पे रेट कितना है? 18%, तो 18% लगा दो। 5 लाख पे 18 लगा दिया, कितना आया? 5 लाख पे 18% लगाया तो इट इज 90,000। तो 90,000 भर दो आप एडवांस में, वो 90,000 भर दो, बराबर है। आगे देखो, तो ये एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स इक्विवेलेंट टू एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी ऑफ सच पर्सन। ये टैक्स लायबिलिटी कैसे आएगा? पहले टर्नओवर प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, और वो टर्नओवर को रेट से मल्टीप्लाइड करके टैक्स लायबिलिटी ढूंढनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ देखो आगे लिखा है, द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट shall be issued electronically only after said deposit appears in his electronic cash ledger। आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ये दिखना चाहिए कि आपने ये एडवांस टैक्स भर दिया है, ठीक है।
एंड अगर आप डिपॉजिट कर दोगे तो एक्नॉलेजमेंट जनरेट होगा. Acknowledgement shall be issued electronically. But कब? On depositing the amount, the acknowledgement shall be issued electronically. ठीक है? कौन से फॉर्म में? उसका तो फॉर्म आपको मालूम है, REG02. कल मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में उसका चार्ट शेयर किया है रजिस्ट्रेशन का, है ना? हैंड रिटन लास्ट बैच में मैंने लिखाया था बोर्ड पे, तो किसी स्टूडेंट ने शेयर किया मेरे से, तो मैंने आपको भेजा है. फिर आगे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कैन मेक टैक्स. हाँ बोलिए. આપણે આ કેઝ્યુઅલ ટેક્સેબલ પર્સન છે हाँ. એમાં એ નવું નવું બિઝનેસ બીજે કઈ જાય છે કરવા તો એને આ બધું ટેક્સ ભરવું પડશે એના પાસે પૈસા જ ના હોય તો. कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पे रजिस्ट्रेशन आपको चाहिए तो कहीं से भी रुपए लाके भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा भाई. यू हैव टू पे द एडवांस टैक्स. चलेगा नहीं उसके बिना. इट इज मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. नहीं चलेगा उसके बिना. ठीक है. चलो. तो the casual taxable person can make taxable supply only after the issuance of certificate of registration. वो अपना can make supply, can make the taxable supply only after the issuance of registration certificate. registration certificate के बाद ही आपको सप्लाई करने का मंजूरी मिलेगा. सर किसी ने अप्लाई किया बट डिपार्टमेंट ने रिजेक्ट किया है, अभी नहीं किया, तो वो स्टॉल लगा के बेच सकता है? नहीं बेच सकता. अगर बेचा तो उसने है ना जीएसटी के प्रोविजंस वायोलेट किए ऐसा बोला जाएगा और उसको पेनल्टी इंटरेस्ट सब लगेगा. चलो. सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी वैलिड. अब ये वैलिड कब तक रहेगा उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट? अभी हम कैजुअल टैक्सेबल पर्सन ही पढ़ रहे हैं, तो उसका वैलिड रहेगा फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन. अब एप्लीकेशन में आपने 15 दिन बोले होंगे, तो 15 दिन तक वो रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा फॉर रजिस्ट्रेशन. बट मैक्सिमम कितने दिन के लिए वैलिड रहता है? तो यहाँ मैं बता देता हूँ, 90 डेज मैक्सिमम रहता है. 90 डेज फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, whichever is earlier. अबे ना मैं बताता हूँ, किसी ने 150 दिन के लिए मांगा तो डायरेक्टली 150 दिन का नहीं मिल सकता. तो उसने पीरियड स्पेसिफाइड एप्लीकेशन में कितना किया था? 150 दिन. बट 150 दिन नंबर 1, और नंबर 2 period specified in registration whichever is earlier. whichever is earlier means ये रहा, ये जो लिखा है ना, कि 1 और 2 में जो भी earlier है वो earlier of 1 and earlier of 2. ठीक है. whichever is earlier. समझ में आया? तो अभी आपने 150 दिन के लिए अप्लाई किया बट वो आपको वो देंगे ही नहीं उतना, तो 150 दिन और 90 दिन whichever is lower. सपोज किसी ने 30 दिन के लिए अप्लाई किया तो 30 और 90 whichever is lower, तो 30 डेज. फिर अब यहाँ एक्सटेंशन की बात आती है. एक्चुअली ये नया पॉइंट है, यहाँ एक नया टाइटल लिखना चाहिए, एक्सटेंशन. ऐसा है, आपके पास मॉड्यूल हो तो लिख दो. ये पैराग्राफ का टाइटल क्या है? एक्सटेंशन. तो एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा? तो आप है ना दूसरे 90 दिनों तक जा सकते हो. अब है ना ये जरा समझ लो, मैं दूसरे या एडिशनल 90 डेज बोल रहा हूँ. मीन्स पहली बार आपने सपोज 90 डेज के लिए किया तो 90 प्लस दूसरे 90 मीन्स 180 डेज तक आप जा सकते हो. बट पहली बार आपने सपोज 30 दिन के लिए किया तो 30 प्लस 90 ऐसा करके आप 120 पर ही जाओगे. तो ऐसा नहीं बोल सकता कि सर मैं आप वैसे अगर मेरे को देते तो 90 प्लस 90 180 देते, बट पहले मैंने 30 दिन का ही अप्लाई किया, तो अब एक काम करो ना, मेरा 180 डेज तक कर दो ना. तो आंसर है नो. पहले 30 दिन के लिए गया तो एक्सटेंशन सिर्फ 90 दिनों का ही हो सकता है, 120 दिनों के लिए इन टोटल हो सकता है. ये याद रखना है आप. चलो फिर आगे देखो. The casual taxable person shall make an advance deposit of tax. हाँ वो तो हो गया, for the amount of equivalent to estimated tax liability. हाँ अब ये देखिए, ये एक्सटेंशन के बारे में बताया है. अब मैं बताना चाहता हूँ कि सपोज मैंने कोई जगह ऐसे ही ट्राई करने के लिए 20 दिन का स्टॉल लगाया और अच्छा लगा मेरा. मैं सोच रहा था 20 दिन में 10 लाख का सेल करूंगा, बट वहां से 15-17 लाख 20 लाख का सेल हो गया 10 दिन में, सॉरी 20 दिन में.
तो मैं सोच रहा हूँ और लगा देना देना। अब स्टॉल 60 दिन के लिए परमिटेड था, तो मैंने 20 दिन के लिए परमिशन लिया था। अब दूसरे मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे 40 दिन अभी बाकी है, तो मैं है ना अब एक्सटेंशन मांग सकता हूँ कि सर दूसरे 40 दिन के लिए एक्सटेंड करो ना। अब वो देखेंगे कि 20 दिन के लिए उसने जो काम किया, वो इनिशियली एक्सपेक्ट कर रहा था कि 10 लाख का सेल हो, बट 20 दिन में 20 लाख का सेल हो गया। तो आपका 10 लाख का भी टैक्स भरना बाकी है, तो वो क्या करेंगे, वो आपको पूछेंगे कि सर आपने 20 दिन के लिए अप्लाई किया था, 10 लाख पे एडवांस टैक्स भर चुके हो, है ना, एडवांस जीएसटी डिपॉजिट, बट आपका ये 20 दिन में तो सेल 20 लाख का हो गया, तो अभी आपको 10 लाख पे जीएसटी भरना बाकी रहा। ओके, और अभी आप और 40 दिन रखना चाहते हो, तो 40 दिन में आपका कितना सेल होगा, तो आप बोल रहे हो कि सर दूसरा 40 लाख का। तो एक काम करो, आपने पहले रजिस्ट्रेशन के टाइम पे 10 लाख का प्रेडिक्ट करके 10 लाख पे टैक्स भरा था, अभी 20 दिन हो गए और 10 लाख का हो चुका है सेल, और वो 10 लाख पे टैक्स भरना बाकी है। दूसरी बात कि आप और 40 लाख का सेल सोच रहे हो, तो एक काम करो, ये 10 लाख का भरना बाकी है वो प्लस वो 40 लाख, ऐसा करके 50 लाख का एडवांस डिपॉजिट भर दो। 50 लाख का टर्नओवर मानो, उस पर 18% करके जितना जीएसटी होता है उतना जीएसटी अभी जमा करा दो, तो हम आपका रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड करेंगे नेक्स्ट 40 डेज के लिए, जो आप मांग रहे हो, ऐसा होगा। तो देखो ये प्रोविजन लिखी है उन्होंने। क्या लिखा है देखो, द कैजुअल टैक्सेबल पर्सन शेल मेक एन एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स। क्या भरना है, एडवांस डिपॉजिट ऑफ टैक्स, कितना, that is advance payment of tax in an amount equivalent to कितना, estimated tax liability of such person for the period for which extension of registration is sought. Sought का मीनिंग क्या होता है, डिमांडेड। sought का मीनिंग क्या होता है, डिमांडेड। ठीक है, तो अब आपको जो एडिशनल 40 लाख का आपने एक्सपेक्ट किया और अभी 10 लाख भरना बाकी है, तो वो भी भर के 50 लाख पे टैक्स भर दो। अब रिटर्न्स, उनको कौन से रिटर्न भरने हैं, तो ये याद रखना, इनको रेगुलर रिटर्न ही भरने हैं। इनको रजिस्ट्रेशन के लिए भी रेगुलर REG01 ही फॉर्म है, तो रिटर्न्स भी रेगुलर आएंगे। कौन से रिटर्न, GSTR1, GSTR2, GSTR3। GSTR1 कब भरोगे, तो आपको मालूम है 10th है, 10th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ, ठीक है, फॉलोइंग मंथ। फिर GSTR2 कब है, 15th डे ऑफ द फॉलोइंग मंथ। जिस महीने में रजिस्ट्रेशन मिला और जितना ये महीने तक खत्म हुआ, वो उतने टर्नओवर पे आपको 15 तारीख से पहले GSTR2 भर देना है। एंड GSTR3 क्या है, तो 28th डे, उसके लिए 20वां दिन है ना, तो दैट इज द, ये कौन है, लाना रोड्स, बहुत सारे अलग नाम दिखते हैं मेरे को, है ना। आपके मैं नाम देखूं ना, तो देखो कुछ लोगों के नाम आते हैं मेरे को कंप्लीट, बट ये देखो M5 लाइट है, फिर ये नाइट्रेक्स है, फिर ये योयो कौन है, योयो हनी सिंह। हेलो मिस्टर योयो, हु आर यू। प्रकाश सर। अरे वाह प्रकाश। और ये नाइट्रेक्स कौन है, नाइट्रेक्स। नीरव सर। हाँ नीरव, कैसे हो भाई। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। यस, लेट अस गो अहेड। यस, GSTR 1 2 3 भरना है उसको, फिर एनुअल रिटर्न, अब ये भी भरना है उनको, एनुअल रिटर्न। अब एनुअल रिटर्न भरने का लास्ट डेट कौन सा है, तो एनुअल रिटर्न जो है उसका लास्ट डेट है जो साल खत्म हो जाए उसके बाद नेक्स्ट ईयर का 31 दिसंबर, उससे पहले आपको एनुअल रिटर्न भर देना है, 30 सितंबर और 31 दिसंबर। ठीक है, अब वो रिटर्न वाले चैप्टर में मैं जाऊंगा, अभी उसमें नहीं जाता हूँ, बट उसको एनुअल रिटर्न भरना होगा। he has to file, required to file, sorry, not required to file, कैजुअल टैक्सेबल है ना, नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल, क्यों, क्योंकि वो उसका रेगुलर बिजनेस नहीं है, सो दैट इज वाई इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल। बट मैं एक और चीज बता देता हूँ कि ये नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, वो दोनों टेम्पररी कहाँ होते हैं, तो दूसरे स्टेट में। अब नॉन रेजिडेंट तो पूरे कंट्री में टेम्पररी होता है, बट ये
नॉन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन दूसरे स्टेट में टेम्पररी होता है, बट सपोज पहले स्टेट में वो ऑलरेडी है, तो फिर है ना पहला और दूसरे स्टेट का मिला के टर्नओवर लिमिट देखना है, ये सब मिला के कितना हो रहा है। अब वो 20 लाख हो रहा है, 40 लाख हो रहा है, 10 लाख हो रहा है, तो रजिस्ट्रेशन करा दो। रजिस्ट्रेशन करा दिया तो यू हैव टू फाइल द रिटर्न्स। एंड वैसे भी कैजुअल टैक्सेबल के तौर पे आप गए तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन कराओगे तो वो रजिस्ट्रेशन के दौरान ही आपको रिटर्न्स भरने हैं। अब है ना, जरा समझिए, मैं एक उदाहरण लेता हूँ। सपोज मैं रजिस्टर्ड हूँ गुजरात में और मैं महाराष्ट्र में जाता हूँ, तो महाराष्ट्र में मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का अप्लाई करूंगा? यस, करूंगा। अब मेरे जो रेगुलर रिटर्न जो गुजरात में सेल करता हूँ उसका रेगुलर रिटर्न भरूंगा, और जो महाराष्ट्र में मैंने वो 10-20 दिन 50 दिन काम किया उसका मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पे रिटर्न भरूंगा। वहां 20 दिन 50 दिन काम खत्म हो गया, वापस आ जाऊंगा, और यहाँ तो मेरा रेगुलर बिजनेस चल रहा है। अब एक बार उसका रिटर्न भर दिया कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पे, तो फिर उसका कोई एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। मेरा जो रेगुलर रिटर्न है वो भरूंगा, और मेरा गुजरात में से जो एनुअल रिटर्न भी सालाना ईयर एंड में मैं भर दूंगा। बट अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। सपोज दक्षित सर है, उन्होंने नया बिजनेस चालू किया है गुजरात में, अभी 10-12 लाख का टर्नओवर हुआ है, और वो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पे जाते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 10-20 दिनों के लिए गए, वहां 10 लाख का टर्नओवर हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि अब उनको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है क्या? तो यस। कैसे? तो इनिशियली तो कराया नहीं था, कैजुअल टैक्सेबल के तौर पे उधर करा दिया। अब 20 दिन में 10 लाख का टर्नओवर हो गया, इधर 12 लाख का था, 12 प्लस 10 20-22 हो गए, और अगर 20 लाख के ऊपर है तो आपको रजिस्ट्रेशन गुजरात में भी करना। दक्षिश भाई हैज टू बी रजिस्टर्ड इन गुजरात आल्सो। बट सर वहां 6 लाख का ही हुआ और दक्षिश भाई का गुजरात में 12 लाख का है, वहां 6 लाख का हुआ, तो वहां आपने टेम्पररी रजिस्ट्रेशन कराया, वहां 6 लाख पे टैक्स भी भर दिया, अब उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो जाएगा, हिसाब भी खत्म हो जाएगा। द मोमेंट यू फाइनलाइज योर ऑल टैक्स लायबिलिटी इन महाराष्ट्र, your registration as a casual taxable person shall vacated. Now what will happen? Now you have to come back to your state and you have to check your normal provisions. Now you have to sum up the turnover कि गुजरात का 12 लाख, वहां का 6 लाख, 18, still it is less than 20 lakh, not required to be registered if you are in that 20 lakh category. समझ में आ रहा है सब? ओके, आगे जाता हूं। रिफंड बाय कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, ये क्या है? अब ना ये भी इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, जरा देखते हैं। सपोज मैंने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पे रजिस्ट्रेशन करा दिया उधर, ठीक है। कौन है भाई? प्रकाश, लेट लेट क्यों आते हो भाई? जल्दी आया करो, है ना। चलो, मैं क्या बता रहा था, टॉपिक भूल गया, देख लेते हैं। कहाँ थे? शेयरिंग में थे ना, एक मिनट। हाँ यस, रिफंड, रिफंड का टॉपिक बोल रहा हूँ। अब देखिए रिफंड का क्या टॉपिक है। सपोज मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूँ और मैंने बॉम्बे महाराष्ट्र में वो 10-20 दिनों के लिए स्टॉल के लिए गया, टर्नओवर एक्सपेक्ट किया था कि 15 लाख का उधर बेचूंगा, या फिर 10 लाख का या 8 लाख का बेचूंगा, और 8 लाख पे एडवांस टैक्स भर दिया। बट वो 20 दिनों में क्या महाराष्ट्र में टर्नओवर ही नहीं हुआ, 8 लाख जो प्रेडिक्ट किया था ना उसके सामने सिर्फ 5 लाख का टर्नओवर हुआ। अब वो 20 दिन खत्म, मैं ज्यादा रहना नहीं चाहता, मैं वापस आ रहा हूँ, एक्सटेंशन नहीं मांग रहा हूँ। तो अब क्वेश्चन ये है कि 5 लाख के टर्नओवर पे मेरे को टैक्स पेबल होना चाहिए, बराबर है, बट मैंने तो 8 लाख पे भर दिया है, ज्यादा भर दिया है ना। अब वापस आ रहा हूँ, अब वहां कोई और एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और कोई ज्यादा टैक्स लायबिलिटी रहने वाली नहीं है, तो अब मैं क्या करूंगा? तो मैंने तो 8 लाख पे भर दिया है, भरना चाहिए 5 लाख पे, वो पहले मालूम नहीं था तो एडवांस में भरा था। अब जितना एक्सपेक्ट किया था उतना टर्नओवर नहीं हुआ, तो अब क्या होगा? तो वो 3 लाख का एक्स्ट्रा मैंने जो टैक्स भरा है ना, वो 3 लाख का मैं 3 लाख पे जो टैक्स एलिमेंट है उसका मैं रिफंड एक्सपेक्ट करूंगा आपसे, और रिफंड प्रोसीजर has to be initiated. Now that is given over here. Just check it out. A refund by casual taxable person. The casual taxable person is eligible for the refund of any balance. Underline this word. Any balance of what? Advance tax deposited. Advance tax deposited. But after adjusting
his tax liability. Now, what do you mean by this? I just stated an example that you have paid the advance tax on 8 lakh rupees, but at the end of a period, your turnover was up to 5 lakh rupees only. So you have paid tax on 8 lakh in advance, but you have to pay ultimately tax on 5 lakh only. So you have paid three taxes on that 3 lakh rupees extra. Now that 3 lakh का 18% कर दो 54,000, तो you are eligible to get the refund of that 54,000. ठीक है, तो balance advance tax deposited can be refunded after all the returns have been furnished. So आपका balance advance tax जो भरा था आपने, ठीक है, डिपॉजिट के तौर पे, it would be refunded, वो आपको रिफंड हो जाएगा. Advance tax can be refunded only after all the returns have been furnished. सब रिटर्न्स आपने कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के भर दिए, उसके बाद आप ये रिफंड मांग सकते हो. In respect of the entire period for which the certificate of registration was granted to him had remained in force, the refund relating to the balance of the electronic cash ledger has to be made in serial number 14 of last form GSTR3 return required to be furnished by him. अब ये जो डिटेल दिया है ना, सीरियल नंबर 14, 13, ये फॉर्म के अंदर के पैराज है. मींस GSTR3 उसमें 14 नंबर का पैराग्राफ है, उसके अंदर ये आपको रिफंड के लिए अप्लाई करना है. If the estimated tax is much more than what is payable, it would be a lengthy process to obtain the refund. अब है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. If the estimated tax is much more than what is payable, it would be a lengthy process to obtain a refund. In the absence of output tax in the state where the goods or service has been supplied as a casual taxable person, input tax credit cannot be claimed. Now this is important. ये तो टर्म कंडीशन है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको नहीं मिलेगी, है ना. एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन यू कैन नेवर गेट द ITC. अब इनपुट टैक्स क्रेडिट shall be availed in respect of goods or services or both received by a casual taxable person. रिसीव किया है, received by, एक मिनट, the tax is payable by casual taxable person shall be available as a credit to respective client. एक मिनट, ये थोड़ा उल्टा लिखा है. In the absence of output tax in the state where the goods or service has been supplied, the casual taxable person, input tax credit cannot be claimed. कुछ गड़बड़ है ये पैराग्राफ में, इसको मैं बाद में फिक्स करता हूँ. राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग इनसाइड, क्योंकि इसका लिंक है ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट से, तो इसको मैं पेंडिंग रखता हूँ. ITC वाले चैप्टर से लिंक करेंगे इसको. चलो, अब एग्जाम्पल 9 देख लिया है, 10 देख लिया है. फिर थर्ड पॉइंट है RCM वाला, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. फिर पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स अंडर 9(5) ई-कॉमर्स, वो भी देख लिया है. फिर नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, उसका भी हमने कल देख लिया है. सेम प्रोसीजर है, उसमें भी एडवांस टैक्स है, वैलिडिटी है, फिर इनपुट टैक्स है, उसके भी रिटर्न है. हाँ, उसका रिटर्न मैं आपको बता देता हूँ. उसको GSTR5 भरना है. जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है ना, उसको कौन सा रिटर्न भरना है? तो GSTR5. सर तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को उसको नॉर्मल रिटर्न GSTR1, 2 एंड 3, जबकि नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को कौन सा रिटर्न भरना है? GSTR5. कौन सा? फर्निश रिटर्न इन GSTR5 इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू कॉमन पोर्टल. ओके, आइदर डायरेक्टली और थ्रू फैसिलिटेशन सेंटर. वो तो रिटर्न किसी से भी खुद भी भर सकते हो, या फिर फैसिलिटेशन सेंटर के पास जाके भी भर सकते हो, हमारे जैसे प्रोफेशनल के पास से भरवा सकते हो. Including therein the details of outward supply, inward supply, and shall pay tax, interest, penalty, fees, etc. and other amount payable under the act or rules. अब है ना, ये मस्त है, ये खास टिक कर देना. कितने दिन में टैक्स भरना है? Within 20 days after the end of the calendar month. और दूसरा लिखा है within 7 days. Within 7 days after the last day of the validity period of registration, whichever is earlier. अब है ना, थोड़ा और है, मैं आपको बताता हूँ.
ओके चलो अब देखो, ये टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस और एनी अमाउंट पेबल अंडर दिस एक्ट और रूल्स विद इन 20 डेज, उसको 20 दिन एट द एंड ऑफ ए कैलेंडर मंथ। तो जिस महीने का ये ट्रांजैक्शन है नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन का, वो महीना खत्म होने के बाद नेक्स्ट मंथ की 20 से पहले आपको टैक्स भर देना है। और विद इन 7 days आफ्टर द लास्ट डे ऑफ अवेलिंग द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन विच एवर इज अर्लियर। अब है ना, ये चीज को जरा मैं लिख के बताता हूँ, बोर्ड पे जरा ध्यान दीजिएगा, यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, है ना। ये और विद इन 7 days विच एवर इज अर्लियर जो था, वो चीज को मेरे को एक्सप्लेन करना है। सब लोग देखो, सपोज ये मिस्टर अजय देवगन है, उसको जीएसटी भरना है, ठीक है। अब है ना, वो है कहाँ, महाराष्ट्र में, बट गुजरात में आए टेम्पररी, या फिर चलो ना, ये तो हम नॉन रेसिडेंट पढ़ रहे हैं ना, तो बाहर वालों की बात करते हैं, फॉरेन के कोई स्टार की बात करते हैं। चलो फॉरेन का कोई अच्छा स्टार, बड़ा नाम हम लिख देते हैं, मिस्टर। चलो फॉरेन का कोई बड़ा नाम बोलो तो आप, कोई भी। एरियन जॉनसन। हाँ बोलो बोलो। आज आवाज नहीं सुनाई दे रही, बोलो जोर से। डोनाल्ड ट्रम्प। मिस्टर ट्रम्प, है ना, मस्त एग्जाम्पल है। मिस्टर ट्रम्प कहाँ के हैं, यूएसए के। अब है ना, ही इज अ नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इन इंडिया। भारत में वो कौन है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है, ठीक है। अब सपोज उन्होंने देखिएगा 20 सितंबर 2020 को एक स्टॉल लगाया है बॉम्बे में, ठीक है। कितने दिनों के लिए, टू 10/10/2020, मीन्स ऐसा समझ लो ना, 20-21 दिन के लिए स्टॉल लगाया। अब उसको रिटर्न कब भरना है ना। अब ये स्टॉल का उसका टाइमिंग है कि इतने से इतने दिनों के लिए उसने स्टॉल लगाया, तो ही हैज टू फाइल GSTR 5 फॉर सितंबर महीने में ना। तो सितंबर का GSTR 5 कब भरेगा, ऑन और बिफोर 28 अक्टूबर 2020, है ना, भरेगा। बट GSTR 5 फॉर अक्टूबर, क्योंकि अक्टूबर में भी 10 दिन चले ना आपका बिजनेस, तो ये 10 दिन का काम किया, उसका रिटर्न कब भरना है, तो अक्टूबर का तो नवंबर में भरना होता है ना नॉर्मली, बट नहीं। तो अब यहाँ GSTR 5 भरने की लास्ट डेट मैं बता रहा हूं। वन ऑप्शन है अर्लियर ऑफ, यहां मेरे को लिखना पड़ेगा अर्लियर ऑफ। अब मेरे को बताओ पहला पॉइंट कौन सा है, तो नेक्स्ट महीने की 20 तारीख, तो अक्टूबर के बाद कौन सा आता है, नवंबर, तो 20/11/2020 और 7 डेज। 7 डेज देखो प्रोविजंस क्या है, जस्ट रीड आउट द प्रोविजंस। प्रोविजन में क्या लिखा है कि भाई वन इज विद इन 20 days आफ्टर द एंड ऑफ ए कैलेंडर मंथ, दिस इज नंबर 1, है ना, दिस इज नंबर 1, एंड ये है नंबर 2, ठीक है। विद इन 7 days आफ्टर द लास्ट डे ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ द पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब उसका पीरियड ऑफ रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, कब तक था, तो भाई 20/9 से 10/10 तक, मीन्स ये 20-21 दिनों तक था। तो ये 10/10 को उसका रजिस्ट्रेशन खत्म होता है, तो वहां से 7 दिन, वहां से 7 दिन कब होता है, तो 17
या फिर थोड़ा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ ना, यहाँ 15 कर देता हूँ। ओके, 15 दिन, तो 15 से 7 दिन, तो 15 से 7 दिन कितने होते हैं? 22। तो 22/11/2020, विच एवर इज अर्लियर। सर 7 दिन तो 10वां महीना ही रहेगा ना। 10वां महीना ही रहा। अरे एक मिनट, हाँ 22/10, सॉरी। तो विच एवर इज अर्लियर, यही बताना था मेरे को। देखो बोर्ड पे, मैं स्क्रीन हटा देता हूँ तो आपको प्रॉपरली दिखेगा। ठीक है, तो 20/11 नॉर्मली अक्टूबर महीना मीन्स 10वां महीना, 10वां का नेक्स्ट महीना 11, 11 का 20 तारीख, और यही महीने में खत्म हो जाता है रजिस्ट्रेशन। तो 15/10 से 7 दिन, दैट इज 22/10। तो विच एवर इज अर्लियर, तो 22/10। तो कितना मस्त पॉइंट आएगा कि जो पहले 10 दिन है उसका रिटर्न 20/10 को भर देने का, और नेक्स्ट 10 दिन है उसका इमीडिएटली 2 दिन के अंदर 22/10 को। आर यू गेटिंग? तो ये आपके रिटर्न्स भरने की लिमिट है। समझ में आ रहा है सभी को? सर सॉरी एक बार फिर से पहले तो उसने कितने दिनों के लिए रजिस्ट्रेशन मांगा है? तो 20/9 से 15/10 के बीच, इतने दिनों के लिए वो इंडिया में आना चाहता है। कौन? मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प, जो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन है इंडिया में। उसने रजिस्ट्रेशन बराबर करा लिया है, बट अब उसको रिटर्न कब भरने हैं? तो मंथली रिटर्न है। तो देखो 20/9 से मीन्स ये सितंबर महीना है, सितंबर महीना 20/9 से 30/9, सितंबर महीना आएगा 11 दिन। तो उसके लिए उसको जीएसटीआर फाइल, उसको कौन सा रिटर्न भरना है? जीएसटीआर फाइल। कौन से महीने के लिए? सितंबर। तो सितंबर का कब भरना है? तो ऑन और बिफोर 20/10 मीन्स नेक्स्ट महीने की 20 तारीख से पहले। बट ये अक्टूबर में भी 15 दिन वो रहा ना बिजनेस उसका। अक्टूबर में उसका दिन कितना, उसका बिजनेस कितना दिन रहा? 15 दिन रहा। तो वो 15 दिन, अब यहाँ रजिस्ट्रेशन उसका खत्म हो जाएगा क्योंकि इसने यहाँ तक ही मांगा था। तो 15/10 से 7 दिन, 15/10 से 7 दिन कितना होता है? 22/10। तो ये 22/10 और 20/11, अब नॉर्मली ये 10वां महीना है, उसका रिटर्न कब होता है? तो नेक्स्ट महीने की 20 तारीख। तो 20/11 नॉर्मल होता है। तो 20/11 और 22/10, बीच एवर इज अर्लियर, एंड दैट इज 22/10। समझ में आया सभी को? ये जो है उसका फोटो मैं आपको भेजता हूँ, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन आई थिंक। बराबर है, आप देख लो जरा शांति से, ये प्रोविजन पढ़ लो, तब तक मैं आपको उसका फोटो भेज देता हूँ। ओके, यहाँ आपका ये पॉइंट भी खत्म हो जाता है। ये भाई किसने हरकत की, जरा हटाओ तो इसको, जिन्होंने किया हटा दे इसको। ये और कोई कर रहा है भाई, बंद करो ना। ओके चलो, 1 और 2 विच एवर इज अर्लियर, ये हो गया। और उसका भी रिफंड प्रोसेस सेम है कि भाई आपने ज्यादा टैक्स भरा तो आपको रिफंड मांगना है, बट उसको है ना, उसका सीरियल नंबर 13 है रिफंड मांगने का। मीन्स उसका जो जीएसटीआर 5 है उसमें 13 नंबर का, 13 नंबर का पैराग्राफ है जिसके अंदर आपको रिफंड का मैटर दिया गया है। और ऊपर कौन सा सीरियल नंबर था? 14 नंबर, इफ यू रिमेम्बर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में
ये कौन सा सीरियल नंबर था? 14। देखो मैं बता देता हूँ। हाँ, सीरियल नंबर कौन सा था? यहाँ 14 था। डन। यहाँ 13 है। बस ओके, हो गया। फिर छठा पॉइंट, पर्सन हु आर रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स 51, उनको भी रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। फिर नंबर 7, पर्सन हु मेक्स टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अदर मींस एज एन एजेंट, उनको भी कराना कंपलसरी है। फिर आईएसडी, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का कंसेप्ट भी समझा दिया था। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। उनको कौन सा फॉर्म भरना है? उनको रेगुलर जीएसटीआर आरईजी 01 ही भरना है। आरईजी 01 क्या है? रजिस्ट्रेशन कराने का रेगुलर फॉर्म है। रजिस्ट्रेशन आपको कराना है तो कौन सा रेगुलर फॉर्म भरना है? तो आरईजी 01। ठीक है, तो ये जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है उनको भी आरईजी 01 ही भरना है। और उसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है कि कितने करोड़ का आपका टर्नओवर, देख ये कुछ नहीं देखना है। आप अपनी ब्रांचेस के बिहाफ पे पे कर देते हो, सो दैट इज व्हाई देयर इज नो, यू आर नॉट डूइंग एनी बिजनेस, you are doing on behalf payment on behalf your branches, so that is why there is no turnover limit applicable to you. फिर आईएसडी कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है? इनपुट सर्विस की क्रेडिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है? तो कल मैंने वो पढ़ाया था आपको, बेसिस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। जहां डायरेक्ट है वहां डायरेक्ट लिख देंगे, और जहां टर्नओवर लिमिट है तो वहां, सॉरी सेल्स दिया है तो सेल्स के बेस पे। तो देखो, इन द सेम मंथ, कहाँ गया? यस, द हेड ऑफिस वुड बी procuring certain services which would be on for common utilization for all units across the country. The bills for such expenses would be raised on the head office, but the head office itself would not be providing any output supply so as to utilize the credit which is accumulated on account of such input service. So ISD mechanism enables such proportionate distribution of credit of input services among all the consuming units. For the purpose of distributing the ITC, an ISD has to issue the ISD invoice. इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को अपना एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर वाला ही इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। कौन से रूल में लिखा है? रूल नंबर 54(1) में उसका फॉर्मेट वगैरह दिया है, क्लियरली इंडिकेटिंग। और उसमें क्या क्लियरली इंडिकेट करना है? दैट सच इनवॉइस इज इश्यूड ओनली फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग द आईटीसी। द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन इन द मंथ शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेम मंथ। क्रेडिट अवेलेबल फॉर distribution in a month shall be distributed in the same month, and the details furnished in form number GSTR 6. अब उसका आपको GSTR 6 बनना है। Further, an ISD shall separately distribute the both amount ineligible and eligible ITC. अब है ना, यहाँ बेसिस नहीं दिया है, मैं देख लेता हूँ नीचे अलग से दिया है कि नहीं। दिया है तो बहुत अच्छा। हाँ, ये रहा मैनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर the credit that has been distributed only to the unit which has taken the supply. अब है ना, मैं बता रहा हूँ, जरा सुनिए। सपोज मैं कौन हूँ? रिलायंस का एचओ हूँ। मैंने इन्फोसिस से सर्विसेज ली, मेरी 18 ब्रांचेस है। अब उसमें एक स्पेसिफिक सर्विस, एक डिजास्टर हुआ था उधर, तो उधर डिजास्टर रिकवरी का सर्विस आपने दिया इन्फोसिस ने, और उसका आपने बिल बना दिया सपोज 15 लाख का। तो वो 15 लाख का क्रेडिट तो मेरे को उसी ब्रांच में देना है जहां वो डिजास्टर हुआ था, है ना। तो एक बार मैं एज ए रिलायंस एचओ, एज ए इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर 5 करोड़ का बिल दे देता हूँ, बट 5 करोड़ में से वो 15 लाख तो उधर उसी ब्रांच में मैं दूंगा, उसी ब्रांच में वो 15 लाख का इनवॉइस बनाऊंगा जो जिसमें ये पर्टिकुलर सर्विस दी गई। बट कुछ कॉमन सर्विसेज होगी, जैसे कि एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट था, सभी का कॉमन मेंटेनेंस है, सभी का कॉमन ट्रेनिंग है, सभी का कॉमन अपग्रेडेशन ऑफ सॉफ्टवेयर है, तो ये सब सर्विसेज का कॉमन खर्चा है। तो कॉमन खर्चा हो तो उसको कौन से प्रोपोर्शन में? तो वो अलग अलग ब्रांचेस का जो टर्नओवर आएगा उनके स्टेट में, तो वो टर्नओवर के प्रोपोर्शन में हम बाइफरकेट करेंगे। उसका एग्जांपल कल हमने देखा था, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। यस, समवन वाज आस्किंग ये एग्जांपल 11 क्यों नहीं कराया?
और मैंने आपको बताया था कि उसमें कुछ इश्यूज है, मेरे को ऐसा धुंधला सा याद आ रहा था क्योंकि ओल्ड मॉड्यूल में कुछ गड़बड़ था इसके अंदर शायद, तो जस्ट चेक इट आउट। तो इसलिए मैंने बोला था कि भाई लेटर ऑन करा दूंगा, कुछ एडिटिंग है, बट मैंने देखा अभी मैं ओल्ड मॉड्यूल लेके नहीं आया हूँ क्लास पर से, तो हमको इधर से ही ये सब देखना पड़ेगा। लेट अस सी। अब ये कौन है? एक्स लिमिटेड चेन्नई है, वो कौन है? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, एक्स लिमिटेड चेन्नई, who is he? It is ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब ये क्या करता है? तो उसका एक ब्रांच है हैदराबाद में एक्स लिमिटेड का, एंड दूसरा ब्रांच है बेंगलोर में। अब बेंगलोर वाला क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है, जबकि सॉरी हैदराबाद वाला क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड, जबकि बेंगलोर वाला फिनिश गुड्स बना के बेचता है। अब ये एक इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, सॉरी इनपुट सर्विस प्रोवाइडर लाइक इन्फोसिस, एंड ये रिलायंस का एचओ दैट इज चेन्नई एक्स लिमिटेड, ये सर्विस प्रोवाइडर है दैट इज इन्फोसिस। अब उसने 3 लाख का सर्विस दिया और उस पे 99% सीजीएसटी एसजीएसटी लगा के दिया था। अब है ना, चेन्नई एंड हैदराबाद सेम स्टेट है, और चेन्नई एंड बेंगलोर सेम स्टेट है, कोई सेम स्टेट नहीं है। अब देखो, इनपुट सर्विसेज कंज्यूम बाय चेन्नई यूनिट एंड बेंगलोर यूनिट, and hence the ITC distributed in the proportion to the turnover। अबे ना, ये क्रेडिट दोनों ने यूज किया, मींस ये जो उन्होंने सर्विस दिया, चेन्नई यूनिट वाले ने सर्विस दिया, उसका बेनिफिट दोनों को हुआ, हैदराबाद वाले को भी एंड बेंगलोर वाले को भी। तो देखो, इनपुट सर्विसेज कंज्यूम्ड बाय चेन्नई यूनिट, कौन सा यूनिट है? चेन्नई यूनिट, एंड बेंगलुरु यूनिट, है ना, बेंगलुरु यूनिट, hence ITC distributed in the ratio of turnover of the respective units। अब है ना, देखो इसका एक्स लिमिटेड ने कितना, ये 3 लाख का बिल बना के दिया था, 3 लाख का। इन्होंने एक्स लिमिटेड चेन्नई ने एक अपना खुद का भी 2.5 लाख का गुड्स बेचा है 18% रेट से। ओके, अब देखो यहाँ नीचे, अब एक्स लिमिटेड ने हैदराबाद को कितना सर्विस 1,10,000 है, एंड यहाँ 1,50,000 है गुड्स का। ओके, अब है ना, क्वेश्चन ये है कि भाई क्रेडिट कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी, जरा ध्यान से देखते जाओ सब लोग। तो अब है ना, देखो 1,10,000 जो है सर्विसेज का, उसका 18% करो तो 19,800 जीएसटी पेएबल आएगा। यहाँ 1,50,000 का गुड्स है, उसमें उसका 18% करोगे तो 27,000 आपको जीएसटी पेएबल आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो सर्विस प्रोवाइडर था, ये सर्विस प्रोवाइडर ने एक्स लिमिटेड के नाम का बिल बनाया होगा, इसने बिल किसके नाम का बनाया होगा? इधर, और इन्होंने इसको पेमेंट भी कर दिया होगा, ठीक है। यहां से बिल बना है और यहां से पेमेंट हुआ है। ओके, मीन्स बिल बनाया सर्विस प्रोवाइडर ऑफ चेन्नई ने एंड पेमेंट किया एक्स लिमिटेड चेन्नई ने। ओके, अब आप देखो, एक्स लिमिटेड खुद फिनिश गुड्स भी पे करता है, तो उसको 45,000 जीएसटी 2,50,000 के गुड्स पे भी भरना है, ठीक है। अब इतने टर्नओवर है, अब ये सभी जगह पे मीन्स खुद एक्स लिमिटेड चेन्नई को, एज वेल एज एक्स लिमिटेड हैदराबाद को, एज वेल एज एक्स लिमिटेड बेंगलोर को, तीनों को सर्विसेज मिली एक जगह से। एक का नाम क्या है? एक कोई एक जगह से मिली, वो जगह का नाम क्या है भाई? चेन्नई से मिला। ओके, तो अब देखो, अब है ना, कितना क्रेडिट मिला? इतना क्रेडिट है 27,000 प्लस 27,000, ये 54,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो उसको किस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? तो ये टर्नओवर के प्रोपोर्शन में। अब है ना, तीनों का टर्नओवर मैं आपको अलग पेन से टिक करके दिखाता हूँ। देखो, एक है पहला टर्नओवर ये, दूसरा टर्नओवर ये, एंड तीसरा टर्नओवर ये टर्नओवर है। तो ये टर्नओवर के प्रोपोर्शन में बाइफरकेट करना है। चलो, अब ये कौन सा सर्विसेज था? तो 54 था, ये दोनों का टोटल कितना होता है? 54,000। तो अल्टीमेटली यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस 54,000
54,000 रुपए आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। ये क्रेडिट तीनों ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो कितनी डिस्ट्रीब्यूट होगी? तो चलो निकालो 54,000 को, चलो सब लोग कैलसी पे लिखो, या फिर है ना मैं 27,000 का लिखता हूँ पहले, क्योंकि बाकी का SGST का चला जाएगा। तो ये 27,000 है, 27,000, ओके, ये रहा 27,000। इसको कौन से प्रोपोर्शन में बांटा जाएगा? टर्नओवर के प्रोपोर्शन में। तो तीनों का टर्नओवर देखा जाएगा जहां इसका यूज हुआ है। ओके, तो चलो एक HO में, HO का टर्नओवर कितना है? तो भाई एक्स लिमिटेड चेन्नई का टर्नओवर है 2,50,000, तो 2.5 लाख, तो 2.5 लाख। चलो फिर ये हैदराबाद कितना है? ये चेन्नई है ना, ये चेन्नई है, ये हैदराबाद है, एंड ये बेंगलोर है लास्ट वाला। अब चलो 2.5 लाख इधर है। अब हैदराबाद का टर्नओवर देखो तो, जस्ट चेक इट आउट द टर्नओवर ऑफ हैदराबाद। बच्चे लोग कितना है टर्नओवर हैदराबाद का? तो 1.1 लाख है ना, सर्विसेज का टर्नओवर है 1.1 लाख। ओके 1. 1 मिनट, यही तकलीफ है लिखने में। स्पीड 1.1 लाख, एंड इधर कितना टर्नओवर है? 1.5 लाख। ओके, अब है ना, चलो बांटो, डिस्ट्रीब्यूट करो 27,000 को 2.5 लाख = 1.1 = 1.5, ऐसा डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना आएगा बताओ? गजब स्टूडेंट है यार, कैलसी पे मैं बोल रहा हूँ कि करो। 27,000 को ये तीनों का टोटल 2.5, 1.1 प्लस 1.5, तो 5.1 टोटल होता है ना। तो चलो 27,000 डिवाइडेड बाय 5.1 मल्टीप्लाइड बाय 2.5 मींस पहले वाले को कितनी क्रेडिट मिलेगी? 13,000 235 उतना क्रेडिट मिलेगा। फिर यहाँ कितना मिलेगा? 5823 या 5824, 5824, एंड तीसरे वाले को कितना मिलेगा? 524। चलो 1.5 इक्वल टू, तो 7941 मिलेगा, 7941। ये CGST का क्रेडिट है। ऐसा ही फिर से SGST का क्रेडिट मिलेगा, है ना, यू कैन ट्रांसफर। बट है ना, आप दूसरे स्टेट को SGST ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो IGST के तौर पे ट्रांसफर करोगे, ठीक है। बट मेरे को बताना था ये कि ये प्रोपोर्शन में क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट होती है। आर यू गेटिंग? तो ये 27,000 एक मिल गया, पहला 27,000, फिर दूसरे 27,000 भी बांटने हैं, ऐसा करके ये 54,000 का बाइफर्केशन करना है। इसका आवाज आ रहा है भाई, बहुत आवाज आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, तो ये था हमारा सम। अब ये 12, 13 इसके ही सम थे, हमने देख लिए। फिर एनुअल रिटर्न उनको कौन सा भरना है? तो रेगुलर एनुअल रिटर्न है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का। अब ये क्लैरिफिकेशन वाले पॉइंट से हमारा कुछ बाकी है, 363 यहाँ से हमारा बाकी है। ये क्लैरिफिकेशन हमारे हो गए थे, ये एग्जाम्पल्स तो हो गए ऊपर। 11 वाला हो गया पूरा। कौन सा?
11 11 हो गया ना भाई, लिखा तो सही यार, ये गलत है, उन्होंने ये जो है ना आईटीसी, ये आईटीसी ये गलत ट्रांसफर किया है ना। यहाँ क्या आना चाहिए, तो इतना इतना आपको ट्रांसफर करना चाहिए, इनपुट क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करनी चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इनको उतना मिलेगा, है ना। 13,235 इधर आएंगे ये वाली जगह पे, फिर यहाँ कितने आएंगे, 5824 आएंगे दूसरी जगह पे, एंड ये जगह पे 7941 आएगा। इसलिए बोल रहा था ना कि इसके अंदर कुछ गड़बड़ है लिखने की, है ना। ओके, तो यहां मैं आज का ये हमारा सेशन खत्म करता हूं। ये 363 से हमारा बाकी रहता है। हाँ बोलिए। 27,000 हाँ बोल। हाँ એવા બીજા 27,000 એ રીતના બાયફર્કેશન કરવાના છે કે બીજી રીતે? टर्नओवर के प्रोपोर्शन में, दूसरा कोई दिया नहीं है। हाँ बोलिए। બીજા 27,000 છે તૈયાર નહીં, એ પણ આ રીતે ये બાયફર્કેશન पण आज કરવાના છે? रीते भाई, सेम स्टाइल से, वही तो बोला मैंने, ये मैंने बताया, अभी बोल चुका हूं मैं। ये 27,000 का हुआ, दूसरे 27,000 का भी करना ही है सिमिलरली, इधर आप कर लेना, यही आएगा, सेम आएगा। ઓકે ઓકે ठीक है। अब है ना, यहां से बाकी रखता हूं मैं, क्योंकि अभी कॉस्टिंग भी Okay. लेना है। तो ये जो क्लैरिफिकेशन ऑफ सर्टेन इश्यूज अंडर जीएसटी है, ये क्लैरिफिकेशन हम कल देखेंगे। तो 362 से नहीं, 363 से बाकी रहा ना, 363 से बाकी रहेगा हमारा, कल हम देखेंगे और इसको खत्म कर देंगे। फिर ये प्रोसीजर भी हमने कुछ देख लिया है, यहाँ भी कुछ देख लिया है हमने, तो आई थिंक कल खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। हाँ, हमको तो यही चीज देखनी थी कि अब जो क्या देखना बाकी रहा है वो बस। ओके, चलो तो अभी मैं ये सेशन को इधर एंड करता हूँ, और 2 मिनट में या 2-4 मिनट में मैं कॉस्टिंग का सेशन फिर से शुरू करता हूँ, तो उसका मैं आपको अलग से ये नंबर दूंगा, है ना। ओके, चलो तब तक गुड डे, जय हिंद। 5 मिनट में चालू करता हूँ, कोई बहुत जाइएगा नहीं, है ना।